गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेक्टिव शेप पॉइंटेड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डीएनए के बारे में बात किया था, उसके जनरल इंट्रोडक्शन को जाना था। एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आज हम डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम। देखिए जो डीएनए था, इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन में आपको बताया ही गया था कि फ्रेडरिक माइसर ने इसको फर्स्ट सेल में देखा था। फ्रेडरिक माइसर ने डिस्कवरी की थी इसकी फर्स्ट सेल में एंड कॉल्ड द न्यूक्लियन। इन्होंने इसको न्यूक्लियन बोला था। इसके बाद क्या हुआ कि फ्रैंकलिन और विल्किंस, इन्होंने इसका एक्सरे टेक्निक से पिक्चर लिया और पिक्चर लेने के बाद क्या हुआ कि इसका 3D स्ट्रक्चर दिया। वाटसन और क्रिक ने 3D मॉडल, 3 डायमेंशनल जिसे बोलते हैं, इन 1953 में दिया। इसे हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में डीएनए की द्विकुंडलन संरचना बोलते हैं। अब देखिए डीएनए है क्या। इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया गया था कि डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, और सॉरी पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो आपका बनता है वो नाइट्रोजनस बेस सुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर बनता है। ये भी आपको क्लियर कर दिया गया था। ये नाइट्रोजनस बेस आपके एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन होते हैं। आपको बताया गया था कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। बाकी सभी के सभी नाइट्रोजनस बेस सेम रहते हैं डीएनए और आरएनए में। शुगर की बात करें तो 5 कार्बन शुगर मींस पेंटोज शुगर पाया जाएगा इसमें। और अगर फास्फेट की बात करें तो फास्फेट में हमारा H3PO4 मींस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको हम। ये फास्फेट मिलता है फास्फोरिक एसिड के रूप में। फिर डीएनए की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये मेडअप ऑफ 2 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए इसको हम डुअल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो 2 स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसी को हम डुअल स्ट्रैंड बोलते हैं। चेन आर एंटी पैरेलल चेन, इसमें जो डीएनए में चेन पाई जाती है, मतलब जो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जो कड़ियां होती हैं, वो एंटी पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या कि जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, डुअल स्ट्रैंड है, तो इन स्ट्रैंड्स में अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, अगर ये फर्स्ट स्ट्रैंड आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो नेक्स्ट स्ट्रैंड आपका होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसी को हम एंटी पैरेलल बोलते हैं, प्रति समानांतर। अब देखिए क्या है कि बोथ चेन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, प्यूरिन एंड प्यूरिन पेयर विथ पेरिमिडीन। तो प्यूरिन विथ पेरिमिडीन जुड़ा हुआ होता है। आप जानते हैं प्यूरिन और पेरिमिडीन के बारे में, इससे पहले वाली क्लास में बताया गया था आपको। और आगे हम बढ़ते हैं तो इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक जो प्राणी होते हैं उनमें एटी टाइप डीएनए और प्रोकैरियोटिक में जीसी टाइप डीएनए पाया जाता है। ये भी आपको कंफर्म कर दिया गया है। अब देखिए टाइप्स ऑफ डीएनए, ये आपका ए डीएनए, बी डीएनए, डी, जेड है ना, इस तरह से 4-5 टाइप के डीएनए पाए जाते हैं आपके। और जिस डीएनए का डुअल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, वो डीएनए हमारा है बी डीएनए, बिकॉज बी डीएनए इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए। ये बहुत ही स्टेबल फॉर्म होता है डीएनए का, इसीलिए वाटसन और क्रिक ने इसी को चुना और इसी का डुअल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल जो दिया, इसी का दिया। आगे है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब पहले हम इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो है हमारा पेंटोज शुगर है, ये बीच में हमारा जो है वो शुगर है, और इस शुगर से हमारे जुड़ेंगे फर्स्ट कार्बन से। आपको बताया गया था कि नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं। यहाँ पे कोई नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन में से एक जुड़ेगा। और ये जो फर्स्ट कार्बन है शुगर का और नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों के बीच में बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। फिर आपको बताया गया था कि फिफ्थ कार्बन जो हमारा होता है, फिफ्थ कार्बन से फास्फेट जुड़ेगा, मींस H3PO4 जुड़ेगा। तो
अब जो हमारा शुगर है और जो फास्फेट है, इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की बॉन्डिंग होगी। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप द्वारा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो रहा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियोटाइड का। मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड में आपने देखा कि N2 बेस, शुगर एंड फास्फेट होते हैं। तो आप यहां भी देख सकते हो कि N2 बेस है, ये हमारा शुगर है, और फिर यहाँ पे फास्फेट है। N2 बेस, शुगर एंड फास्फेट, इन्हीं तीनों से मिलकर हमारा न्यूक्लियोटाइड बना है। अभी आपको बताया गया पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डीएनए पार्ट 1 में। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख के कंफर्म कर लीजिएगा। अब देखिए, उसके बाद हम देख रहे हैं डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को। तो डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे पहले हमने शुगर बनाया, ये शुगर है हमारा, जो पेंटोज शुगर है, यही शुगर हमने बना लिया। सपोज दैट यहाँ पे सभी जो ये इससे अटैच हुए हैं, मीन्स जो भी एलिमेंट्स, उनको यहाँ पे शो नहीं किया गया है। चलिए शो कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अब ऐसे ही सेम बना लीजिए। यहाँ पे आपका OH H H H ऐसे ही जुड़ेगा, HOH एंड CH, सॉरी यहाँ तो जुड़ा हुआ है, H जुड़ जाएगा, CH2OH। अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे हम, जैसे यहाँ पे नंबरिंग करा गया है। ये फर्स्ट कार्बन हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, एंड इट इज द फिफ्थ कार्बन। ये पहला कार्बन हमारा है, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवा कार्बन है। तो पांचवें कार्बन से हमारा फास्फेट जुड़ता है, जैसा यहाँ पे जोड़ा गया है। और फर्स्ट कार्बन से हमारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, जैसे ना यहाँ पे जोड़ा गया है। और इसके बाद फिर अगला शुगर हमारा जब अटैच होगा इससे, तो फिर ये इसके फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा, यहां से मीन्स थर्ड कार्बन से अटैच होगा। मतलब शुगर से जुड़ता है तो थर्ड कार्बन से, और शुगर अगर नाइट्रोजनस बेस से जुड़ेगा तो फर्स्ट कार्बन से, और शुगर अगर फास्फेट से जुड़ेगा तो फिफ्थ कार्बन से। बस इतना आपको ध्यान देना है। अब जैसे हमको एक ये डीएनए का एक स्ट्रक्चर है। अब डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर हम, जैसे नाइट्रोजनस बेस है ये, सपोज दैट हमने दो शुगर को जोड़ा है आपस में, इसके बाद फिर क्या होगा, जैसे आप जानते हैं कि एंटी पैरेलल होता है। तो अगर ये हमारा 5 प्राइम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पांचवा कार्बन है, इसीलिए इसको 5 प्राइम बोला जा रहा है। और यहाँ पे लास्ट में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला है वो तीसरा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा। तो जो हमारा थर्ड, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। ओके, और फिर यहां पे हम देखेंगे तो यहाँ साइड वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको सीधा पलट देते हैं, मीन्स उल्टा बना लेते हैं। तो उल्टा बना लेते हैं मतलब अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो नंबरिंग हम करेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पे आप देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, मीन्स ये 3 प्राइम हो गया, मतलब स्टार्ट यहां से हो रहा है। और फिर आप देखोगे कि 1 2 3 4 एंड फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे पांचवा कार्बन आ रहा है, इसलिए हम इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोलते हैं। तो जैसा वहां पे मैंने शो किया है, इसीलिए इसको हम एंटी पैरेलल बोलते हैं। अब अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो रही है तो मैं एक बार फिर से, जैसे ये तो पहले से बना हुआ था, मैं एक बार फिर से बना के आपको दिखाता हूं। कहीं पर भी बना लेते हैं, सपोज दैट यहीं पे बना लेते हैं। जैसे देखिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले देखो, यही डायग्राम आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से बना लेंगे कि पांचवें कार्बन से हमारा फास्फेट जुड़ेगा, फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वहां से दूसरा शुगर अटैच होना है। सॉरी देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक शुगर का स्ट्रक्चर बनाया, ये कुछ यूं रहा, शुगर बन गया हमारा। इसके बाद हमने यहाँ पे नंबरिंग किया। तो जो हमने नंबरिंग किया, ये फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। ओके, अब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिफ्थ कार्बन से हमारा अटैच होता है फास्फेट। ओके, फास्फेट अटैच हो गया। इसके बाद फिर थर्ड कार्बन से हमारा जुड़ता है फंक्शनल ग्रुप, और तो बाकी सब ठीक है। अब हमको क्या ध्यान देना है कि नाइट्रोजनस बेस हमारा कहां जुड़ेगा, फर्स्ट वाले कार्बन पे। तो हम नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट वाले कार्बन पे लगाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सुगर जो हमारा है उसको भी इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में जोड़ते हैं। तो जब उसको भी हम इसी सीक्वेंस में जोड़ेंगे तो वो सुगर हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से, लगभग सब कुछ सेम ही है। एक बार आप शुगर का डायग्राम बना लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। यहां पे हम थर्ड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, ये हमारा थर्ड कार्बन हुआ। फर्स्ट कार्बन पे बोला गया नाइट्रोजनस बेस, लगा दिया। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन हमारा यहां कहीं होगा, और इस फिफ्थ कार्बन से हमारा फास्फेट भी अटैच होता है, इतना जानते ही हैं। तो यहां पे फास्फेट भी अटैच हुआ और हम दूसरे सुगर से जुड़ भी गए, सॉरी मतलब चाहे डायरेक्ट इससे जोड़ दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से भी डायग्राम बन सकता है, फिफ्थ कार्बन से हमारा फास्फेट ग्रुप जुड़ सकता है ऐसे किनारे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब देखिए हमने नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया यहां पे। इसके बाद यही चीज सेम, मतलब कि यही जो हमारा ये एक सिंगल स्टैंड बन गया, अब डुअल स्टैंड जब बनाना है हमको, एंटी पैरेलल बनाना है, तो सेम इसका एंटी कर देते हैं। एंटी मतलब इसका उल्टा कर देंगे। आप चाहे तो अगर आप कॉपी में बना रहे हैं तो कॉपी को पलट कर बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड पे तो व्हाइट बोर्ड को तो पलट नहीं सकते हैं, तो हमको थोड़ा सा उल्टा बनाना पड़ेगा। उल्टा बनाने का मतलब, जैसे नाइट्रोजन हमारा फर्स्ट कार्बन से जुड़ने वाला है, तो इस तरह से हम यहाँ पे एक फर्स्ट कार्बन बिठाएंगे, यहाँ एक नाइट्रोजनस बेस लगा के हम इसको जोड़ देते हैं कुछ इस तरह से। फर्स्ट कार्बन के जरिए ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, और ये हमारा हो गया फिफ्थ कार्बन। ठीक, तो अब इस फिफ्थ कार्बन से हमारा क्या क्या जुड़ने वाला है, देखिए यहां मैंने बताया कि फिफ्थ कार्बन से हमारा फास्फेट जुड़ेगा, तो फिफ्थ कार्बन से हम फास्फेट को जोड़ देते हैं। इसके बाद एक सुगर दूसरे से जुड़ेगा फंक्शनल ग्रुप के द्वारा। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि हमारा जो थर्ड कार्बन है फंक्शनल ग्रुप, वो यहां पे है। अब जब हमने इसको पलटा है तो फिर से आप इसका भी अपोजिट बना दीजिए। इसका अपोजिट तो बन गया, अब इसका भी अपोजिट मतलब इसको भी पलट दीजिए। तो इसको भी जब हम पलटेंगे तो जैसे यहां पे हमने लगाया, फिर यहां पे ऐसे जोड़ देंगे। अब देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया थर्ड कार्बन, और यहीं से जुड़ गया हमारा दूसरा वाला सुगर, और ये हमारा हो गया फिफ्थ कार्बन। यहां फिर फास्फेट अटैच होने वाला है, तो ये हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस, अब ऐसे आप सीक्वेंस बनाते हुए चले जाएंगे तो ये हमारा एक डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार होता चला जाएगा। बस ध्यान इतना देना है कि नाइट्रोजनस बेस जहां पे हमने N2 लिखा है, N2 बेस लिखा है, तो इस N2 बेस की जगह हमको प्यूरिन और पेरिमिडिन लगाते जाना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से लिखा गया है, ऐसे जैसे नाइट्रोजनस बेस है ना,
तो यहाँ पे इसको हम N2 हटा सकते हैं और इसकी जगह एडनिन और थायमिन लगाया जा सकता है। एडनिन थायमिन लगा दिया। ओके, अब सेकेंड सीक्वेंस में सेम नहीं रहेगा, यहाँ पे दूसरे टाइप वाला छान रहेगा, यहां हमारा गुआनिन और साइटोसिन रहेगा। ये जो डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मतलब ये जो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में ये जो बॉन्डिंग है, ये होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वहां पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। और फास्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, मीन्स फास्फेट ये है हमारा और ये शुगर है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग होनी है वो फास्फोडाइएस्टर की बॉन्डिंग होगी, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा यहाँ पे। ओके, और फिर यहाँ पे ये जो हमारा नाइट्रोजिनस, दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होता है जिसके द्वारा ये जुड़े रहते हैं, वो हमारा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है वहां पे। तो इस तरह से आप समझ गए कि किस तरह से हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आगे चलते हैं हम। तो देखिए, ये जो डुअल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से पैरेलल है, किस तरह से एंटी पैरेलल है, किस तरह से 3 प्राइम टू 5 प्राइम जुड़ा हुआ है, किस तरह से 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है वो है लेंथ ऑफ अ हेलिकल टर्न, सॉरी लेंथ ऑफ वन हेलिकल टर्न। मतलब कि एक हेलिकल टर्न की जो लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। अब एक हेलिकल लेंथ क्या है? एक हेलिकल लेंथ, जैसे सपोज दैट यहां से ये माइनर ग्रोव है, ये माइनर ग्रोव है, और बीच में ये गैप जो है वो उसको हम मेजर ग्रोव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो माइनर ग्रोव टू माइनर ग्रोव की जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं हेलिकल लेंथ। और ये जो सॉरी हेलिकल टर्न, और ये जो हेलिकल टर्न है ये हमारा है 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ वन हेलिकल टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिकल टर्न मींस माइनर ग्रोव टू माइनर ग्रोव का जो लेंथ है वो हमारा 34 एंगस्ट्रॉम है, और इसी को हम वन हेलिकल टर्न बोलते हैं। इसके बाद फिर नाइट्रोजिनस बेस ऑन वन हेलिकल टर्न 10 बॉन्ड पेयर। एक हेलिकल टर्न में जो नाइट्रोजिनस बेस लगे हुए होते हैं वो हमारे लगे होते हैं 10 बॉन्ड पेयर। जैसे सपोज दैट ये हमारा हेलिकल टर्न यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। तो अब यहां से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से 10 बॉन्ड पेयर। अब इन 10 बॉन्ड पेयर पे क्या लगेगा? नाइट्रोजनस बेस लगेंगे। सपोज दैट ए लगा, टी लगा, जी लगा, सी लगा, फिर ए लगा, टी लगा, जी सी, ऐसे ही इसी सीक्वेंस में लगते चले जाएंगे। तो 10 बॉन्ड पेयर आपके नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं वन हेलिकल टर्न में। वन हेलिकल टर्न आपको बताया गया फ्रॉम माइनर ग्रुप टू माइनर ग्रुप। अब डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस, अगर दो नाइट्रोजनस बेस की डिस्टेंस मेंटेन की जाए, मापा जाए, मेजर किया जाए, मीन्स जैसे ये जो दो नाइट्रोजनस बेस, अब जैसे ये नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर ये पूरी लेंथ हमारी 34 एंगस्ट्रॉम है, पूरी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है, और ये 10 बॉन्ड पेयर हैं, और लगभग सेम डिस्टेंस, 2 बॉन्ड पेयर नाइट्रोजनस के नाइट्रोजनस बेस के बीच सेम डिस्टेंस है, तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर 10 बॉन्ड पेयरिंग हो रहा है तो अपन 10 हो जाएगा इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम। मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी।
ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। तो कहने का मतलब है कि दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। तो देखिए यहां पे एक बार फिर से हम कंफर्म करने वाले हैं कि जैसे जो फास्फेट है हमारा, मतलब कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किन किन से मिलकर बना हुआ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फास्फेट है, फिर सुगर जुड़े हुए हैं, इसके बाद हमारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, इसके बाद फिर सुगर जुड़े हुए हैं, फिर फास्फेट जुड़ा हुआ है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि फास्फेट जुड़ा हुआ है, फिर हमारा सुगर जुड़ा हुआ है, फिर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, और फिर सुगर जुड़ा हुआ है, फिर फास्फेट जुड़ा हुआ है। वही चीज यहाँ पे, मतलब कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, और इनके बीच का जो लेंथ होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करने वाले हैं चारगाफ रूल पे। चारगाफ रूल क्या बताता है कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमिन एंड परसेंटेज ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। मतलब कि एडेनिन का जो प्रतिशत मात्रा होगी, जो परसेंटेज क्वांटिटी होगी, वो थायमिन के बराबर होगी, और गुआनिन की जो परसेंटेज होगी वो साइटोसिन के बराबर होगी। बट एडेनिन प्लस थायमिन नॉट इक्वल टू गुआनिन एंड गुआनिन प्लस साइटोसिन। मीन्स कि एडेनिन और थायमिन के अमाउंट को अगर हम ऐड कर लें तो ये गुआनिन और साइटोसिन के अमाउंट के बराबर नहीं हो सकती है, कभी नहीं होगी, इसके इक्वल नहीं होगी। अब देखिए एडेनिन प्लस गुआनिन, ये जो इसका परसेंटेज होता है 50% होता है, और थायमिन प्लस साइटोसिन का परसेंटेज 50 होता है। अब इसमें सपोज दैट किसी टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, और एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए कि एडेनिन प्लस थायमिन अपॉन गुआनिन प्लस साइटोसिन, इसको हम बेस रेशियो बोलते हैं, क्षार अनुपात बोलते हैं। तो जैसे सपोज दैट दे दिया जाए कि किसी भी जो डीएनए हमारा है उसमें जो थायमिन है, उस थायमिन का परसेंटेज 40% है, उस थायमिन का परसेंटेज 40% है। तो अगर थायमिन का परसेंटेज 40% है तो फिर साइटोसिन का परसेंटेज क्या होगा? परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन? कैसे क्लियर करेंगे हम? अब देखिए थायमिन यहां पे क्या है, पहले हम इस लाइन को ध्यान में लाएंगे कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमिन। तो परसेंटेज ऑफ थायमिन इक्वल टू 40। अब यहां पे चलेंगे, एडेनिन प्लस गुआनिन 50% और थायमिन प्लस साइटोसिन 50% होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में थायमिन अगर हमारा 40% है तो एडेनिन हमारा 50 माइनस 40, एडेनिन हमारा 10% हो जाएगा। और जब एडेनिन हमारा 10% हो जाएगा तो हमारा जो गुआनिन है वो कितना होगा और साइटोसिन कितना होगा? क्योंकि आप जानते हैं यहां से देखेंगे, जैसे सपोज दैट हमारा एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन 50-50 का रेशियो होता है। तो अब हमारा एडेनिन हो गया 10% और थायमिन हमको मिला है 40%। तो अब ये 50% अगर होना है तो कितना चाहिए? इसको 40 चाहिए, और इसको कितना चाहिए? 10 चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो साइटोसिन होगा वो 10% होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल्स। आगे जो बात करनी है आपसे वो है बेस रेशियो इज कांस्टेंट इन ए स्पीसीज बट डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीसीज। एक ही स्पीसीज में बेस रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, बट अगर हम डिफरेंट स्पीसीज की बात करें तो उसमें जो हमारा बेस रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट मिलेगा। इसके बाद देखिए ऑन 80 डिग्री सेल्सियस डीएनए डीनेचुराइज्ड, डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है डीएनए में। अगर हम 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम डीएनए को देते हैं तो ये डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर का मतलब इसका जो नेचर नहीं है,
इसका जो नेचर है उसके अपोजिट ये वर्क करने लगेगा। मीन जैसे इसका कॉइलिंग का नेचर है तो इसका जो कॉइल है वो अलग हो जाएगा, विकुंडलित हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, विकृतीकरण हो जाएगा इसका। बाद में क्या होगा कि एंड कोल्ड, अगर हम इसको कोल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं, तो फिर ये क्या होगा, दोबारा कॉइल हो जाएगा। मतलब फिर अपनी उसी अवस्था में आ जाएगा जिस अवस्था में ये रहता है या जिस अवस्था में इसको रहना चाहिए। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रीनेचुरेशन। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये डीएनए पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। और हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका श्योरली रिस्पॉन्स करेंगे। और उम्मीद करते हैं आप कुछ बेहतर करेंगे। इसी के साथ मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, चाहे वो एजुकेशनल होगा या फिर मोटिवेशनल होगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे।